दोस्तों आज की वीडियो में हम एनटीपीसी लेवल 3 के पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा ही पेपर है। कब हुआ था? 14 जून 2022 को हुआ था। आईडीजेड ये कुआंवाला में, देखिए उत्तराखंड में हुआ था। ये लेवल 3 का पेपर है। तो दोस्तों ये मेंस का पेपर है। इसमें 120 प्रश्न होते हैं, जिनको 120 प्रश्नों को हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। हम 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं इस वीडियो में कितने प्रश्न हो पाते हैं। तो वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए रीजनिंग का है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है। दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस पैटर्न का एक समूह बनाते हैं। उस संख्या समूह का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी ये जो जैसे कोई भी 3 होंगे, जैसे कि ये दे रखा है, ये 3 देखिए किसी अलग कोई एक रूल फॉलो कर रहे होंगे और ये वाला कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक, तो यही हमको बताना है। अब इसमें देखिए हम बताते हैं आपको किस तरह दे रखा है। देखिए इसमें क्या है, 21 का वर्ग कितना होता है? 441, और इसमें से 3 घटा दिए, कितना बचा? 438। इसी तरह अब देखिए 18 का वर्ग क्या हुआ? 324। 324 में से 3 घटा दिए तो कितना बचा? 321। इसी तरह 17 का वर्ग 289, और 289 में से भी 3 घटा दो तो बचेंगे 286। 286 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 19 का वर्ग होता है 361। तो 361 में से अगर 3 घटा देंगे तो 358 बचने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 357, यानी ये वाला उस समूह का पालन नहीं करता है। सवाल में यही पूछा है ना कि उस समूह का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। ये 19 अलग चल रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता दूं, मैथ रीजनिंग इसमें 65 नंबर की आती है। जो लेवल 3 का पेपर होता है, ये मेंस का पेपर है। तो इस पेपर को आप ध्यान से देखिए। हमारा मेन फोकस मैथ और रीजनिंग पे रहेगा, लेकिन हम बाकी भी जीएस के प्रश्नों को भी साथ साथ अच्छे से हल करेंगे जो हमको याद रहे। देखिए करंट अफेयर का कोई प्रश्न रहेगा तो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखिए ये काय का पेपर है, ये काय का प्रश्न है रीजनिंग का। इसमें क्या दे रखा है? 20 फरवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक दोनों दिनों को मिलाकर यानी दोनों महीनों को मिलाकर दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। देखिए फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी, क्योंकि जो सन दे रखी है वो 2020 है। अगर सन 2020 रहे, 2024 रहे, 2028 रहे या 2016 रहे, जैसे 4 4 के अंतर पर, तो फरवरी 29 दिन की होती है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि ये 20 फरवरी से, यानी 20 फरवरी को इसमें सम्मिलित करना है, बाकी 19 फरवरी तक के दिन को हटाना है। तो 20 फरवरी यानी 2020 की जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, तो उसमें से 19 तारीख तक के दिन हटा देने हैं, यानी 19 दिन हट गए। तो 29 में से 19 दिन हटा दिए तो बच्चे कितने? 10 दिन फरवरी के। ठीक है। मार्च हमेशा 31 का महीना होता है, तो 31 ले लेते हैं। प्लस अब क्या कह रहा है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के 15 दिन लेने हैं, 15 अप्रैल तक की बात कर रहा है, तो 15 ये। अब देखिए 31 और 15, 46 और 10, 56, कुल हो गए 56। तो यहाँ पे 56 दिन वाला यानी पहला ही ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, संख्याओं और प्रतीकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एक अंक की हैं। इसका मतलब ये है, इनको 37 ना समझा जाए, ये केवल 3 और 7 है। इसी तरह ये 8 और 5 है, यही कहा गया है। ठीक, तो अब देखिए पूछा क्या गया है, इस व्यवस्था में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है। तो हमको सम सम संख्याएं ढूंढनी है। सम कौन सी होती है? जैसे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। जो जोड़े में होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये विषम संख्याएं होती हैं। और जीरो है, ना सम है ना विषम, तो जीरो को काउंट नहीं करना है। हमको सम संख्या लेनी है। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या 8 के अलावा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसने कह रखा है केवल सिंगल डिजिट लेना है। ठीक, तो हमको 12 14 लेना नहीं, सिर्फ 2 4 6 8 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। और क्या ढूंढना है? सम संख्या ढूंढनी है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो।
प्रतीक जैसे ये हैज का प्रतीक है, परसेंटेज का प्रतीक है, यहाँ पे स्टार का प्रतीक है, परसेंटेज का, ये सब प्रतीक है। ठीक, अब हमको देखते हैं क्या पूछा गया है। ऐसी कितनी सम संख्या है, तो देखिए यहाँ पे एक सम संख्या है 8, इसके आगे प्रतीक है, देखिए एक ये हो गई। दूसरी देखिए सम संख्या यहाँ पे 2 है, लेकिन इसके आगे प्रतीक नहीं है, 9 है, तो इसको नहीं लेना है। ठीक, आगे देखिए जीरो सम संख्या नहीं है, ना ही विषम, तो जीरो को छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए 6 सम संख्या है, इसके आगे प्रतीक है, यानी 2 हो गए। आगे देखिए सम संख्या कौन सी, यहाँ पे देखिए 2 सम संख्या है, इसके आगे ये प्रतीक है, 3 सम संख्या हो गई। बची कौन सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम संख्या 4 और इसके आगे प्रतीक है, इस तरह 4 सम संख्या हो गई। ठीक, इसके अलावा कोई सम संख्या ऐसी नहीं है जिसके आगे प्रतीक हो। देखिए यहाँ पे प्रतीक है, लेकिन 3 विषम संख्या है, तो इस तरह 4 हो गई, 4 गोले हो गए, 1 2 3 और 1 4। तो इस तरह हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का पहला ऑप्शन ए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में क्या दे रखा है, पूछा गया है 6 बॉक्स एम एन ओ पी क्यू और आर एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बॉक्स एन और बॉक्स आर के बीच केवल एक बॉक्स है, बॉक्स क्यू बॉक्स एन के ठीक नीचे है, बॉक्स क्यू और बॉक्स एम के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, बॉक्स पी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं, बॉक्स आर नीचे से तीसरा है। कौन सा बॉक्स ऊपर से तीसरा है? ठीक, तो इस तरह आप पढ़ लीजिए। अब हम आप इसका सोल्यूशन करना बताते हैं। देखिए 6 बॉक्स दे रखे हैं, ऊपर नीचे रखे गए हैं। कैसे रखे हैं, जिस तरह ये लिखे हैं इस तरह नहीं रखे हैं, कोई भी ऊपर नीचे है, कैसे रखे गए ये इसमें बताया गया है। तो जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसा हम रखेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बॉक्स पी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, इसका मतलब बॉक्स सबसे ऊपर कौन सा होगा, पी। तो हम 6 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पी के ऊपर कोई नहीं है, तो यानी पी ही सबसे ऊपर हो गया और पी छठे नंबर। हम नीचे से नंबर कर लेते हैं, 1 2 और 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। 6 बॉक्स कहा गया तो हमने 6 की नंबरिंग कर ली। पी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, यानी पी सबसे ऊपर है। अब देखिए बीच बीच में पढ़ते जाइए, पी से रिलेशन और किस किसका है। यहाँ पे देखिए बॉक्स एन और आर के बीच केवल एक बॉक्स है, यहाँ से नहीं बन रहा है। अब देखिए पी के ऊपर बॉक्स आर नीचे से तीसरा है, ये कहा गया है ना, यहाँ पे पढ़ रहे हैं बॉक्स आर नीचे से तीसरा, तो नीचे से 1 2 तीसरा, यानी बॉक्स आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आर या क्यू का कहीं संबंध मिल रहा हो, यहाँ पे देखेंगे तो बॉक्स क्यू और बॉक्स एम के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, तो क्यू तो अभी यहाँ लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए बॉक्स एन और बॉक्स आर के बीच केवल एक बॉक्स है, एन और आर, तो आर ये रहा। अब एन हम देखिए यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं, पहले हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि आर और एन के बीच में एक बॉक्स कौन सा है, 2 नंबर का, यही कहा ना, एन और आर के बीच केवल एक बॉक्स है, तो हम यहाँ रख लेते हैं, नहीं बनेगा तो इसे ऊपर रख के देखेंगे। ठीक, अब देखते हैं बॉक्स क्यू बॉक्स एन के ठीक नीचे। तब देखिए बॉक्स क्यू बॉक्स एन के ठीक नीचे कहा गया है, तो यानी एन अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं तो क्यू रख नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि एन यहाँ पे नहीं, एन हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे रखिए बॉक्स क्यू बॉक्स एन के ठीक नीचे, यानी यहाँ पे आ गया क्यू। ठीक, अब देखिए बॉक्स क्यू, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं बॉक्स क्यू और बॉक्स एम के बीच केवल 2 बॉक्स, तो क्यू ये रहा और एम नीचे रख देते हैं, और एम यहाँ पे रख लिया, तो क्यू और एम के बीच 2 बॉक्स कौन से हो गए, बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3 रख गया। आप देखिए हमने धीरे धीरे रखे हैं तो 5 रख गए हैं, बच्चा कौन सा, एक कोई सा बचा है, उसे हम 2 नंबर पे रख देते हैं। देखिए कौन सा बचा है, पी क्यू आर रख गया है, पी क्यू आर एम एन भी रख गया है, बचा कौन सा है, बॉक्स ओ, ओ नहीं रखा है तो ओ को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या पूछा गया है, 6 के 6 बॉक्स रख गए, कौन सा बॉक्स ऊपर से तीसरा है, तो ऊपर से देखिए पहला दूसरा और तीसरा कौन सा हो गया, क्यू नंबर, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको हल करना है, आगे पीछे कार रख के देखेंगे मैच कर जाएगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है देखिए, प्रश्न नंबर 5 जो है नाव और धारा का सवाल है और मैथ का प्रश्न है। तो इसको हम हल करते हैं, देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। यानी इसमें सम्मिलित करके दे दिया गया है। एक बार धारा की दिशा में जाता है 63 किलोमीटर और वापस 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाता है, तो कुल कितना समय लगता है? 7 घंटा। अगले देखिए क्या लिखा है, नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। यानी दोबारा एक शर्त और दे रखी है, फिर धारा की दिशा में कितना जाता है? 28 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर। तब कितना समय लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। अब पूछा क्या गया है, दो शर्तें दे रखी हैं, इससे यानी दो समीकरण बन जाएगी। अब तीसरी समीकरण में क्या कहा गया है, नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम समीकरण बनाते हैं, थोड़ी हम पेन की मोटाई कम कर लें जिससे छोटी छोटी समीकरण बने। अब देखिए जैसा जैसा कहा गया है, पहला क्या है, देखिए हम मान लेते हैं कि जो नाव है अगर धारा की दिशा ना हो की चाल क्या रहेगी? x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो किलोमीटर प्रति घंटा में ही मानेंगे, क्योंकि हमको देखिए किलोमीटर में दे रखा है और घंटे में दे रखा है, ठीक। और अगर धारा की चाल हम मान लेते हैं कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अलग अलग रहेगी। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर नाव धारा की दिशा में चलेगी तो नाव की कुल चाल कितनी हो जाएगी? कि नाव की शांत चाल प्लस धारा की चाल। और अगर विपरीत दिशा में जब चलेगी तब नाव की चाल क्या रहेगी? शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। यानी विपरीत दिशा में चलेगी तब हम वायु को घटा देंगे और जहां दिशा में चलेगी वहां वायु को जोड़ देंगे चाल के साथ, ठीक है। अब समीकरण बनाते हैं, कलर एक बार चेंज कर लें जिससे थोड़ा अच्छा लगे। देखिए 63 किलोमीटर धारा की दिशा और विपरीत दिशा कितनी? 30। तो यहाँ पे जब 63 किलोमीटर चलेगा तो क्या होगा? चाल क्या रहेगी? x प्लस बाई। यहाँ पे x प्लस बाई लिख दिया मैंने, यहाँ पे x प्लस बाई, ठीक है। अब तो ये सापेक्ष चाल हो गई, प्लस कुल कितना समय ले दे रखा है ना? 7 घंटा, तो हमको 7 घंटे के बराबर लेना है, ठीक। 7 घंटे के बराबर। देखिए ये हो गया धारा की दिशा में, और क्या दे रखा? 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 बटे एक्स माइनस बाई, क्योंकि ये विपरीत दिशा में, ठीक। तो ये समीकरण एक हो जाएगी। इसी तरह इसमें क्या दे रखा है, ये देखिए धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा की बात। 28 बटे एक्स प्लस बाई और प्लस क्या दे रखा है? 48 किलोमीटर। तो यहाँ पे 48 बटे एक्स माइनस बाई, क्योंकि यहाँ पे विपरीत दिशा की बात कर रहा है। तो कितना घंटा लगता है समय? 6 घंटे। यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे ये 8 लिखा है, मैंने 8 बना देता हूँ सही से। यहाँ पे 48 बटे एक्स माइनस बाई बराबर 6 घंटे। तो ये समीकरण 2 रहेगी। अब क्या पूछा गया है? नाव की धारा की दिशा में 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 35 बटे एक्स प्लस बाई और क्या कहा है दूसरी शर्त में? धारा की विपरीत दिशा में 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 बटे एक्स माइनस बाई बराबर ये पूछा गया है। तब हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। देखिए समीकरण एक और समीकरण दो को हल करके हम समीकरण ये से 3 मान लो, 3 की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। बनाएंगे कैसे? समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे, तो इनका देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 91 बटे एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 78 बटे एक्स प्लस वाई, और इधर जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 13। अब 13 से इधर के 91 और 78 कट जाएंगे तो 1 घंटे का इधर बन जाएगा। इधर देखिए आगे हम थोड़ा हल कर देते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम मिटाते हैं समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ठीक। तो हम एक और दो को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे ऊपर वाली दोनों को मिटा देते हैं, ठीक। मिटा देते हैं जिससे कि आगे की हल दिखा सके हम आपको। इसी तरह आप हल करिए। यहाँ पे नीचे ड्रैग होता नहीं है, मैं जिससे नीचे ड्रैग करके दिखा दूं तो हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। हम जोड़ेंगे तो दोनों एक और दो को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 91 बटे एक्स प्लस बाई,
क्योंकि दोनों के समीकरणों के हर समान है, तो हर एक जैसे रहते हैं, तो ऊपर वाले ऐसे ही जुड़ जाते हैं। हर मतलब एक्स प्लस वाई, और इधर बचेगा 78, दोनों को जोड़ेंगे तो 78 बटे एक्स माइनस वाई बराबर इधर 13 हो जाएगा। अब ये 13 से काटेंगे, दोनों तरफ कट जाएगा, 13 छक 78 और 13 सत्ते 91। यहाँ पे बचेगा यानी 7 बटे एक्स प्लस वाई, यहाँ बचेगा 6 बटे एक्स माइनस वाई, इधर बचेगा 1। ये क्या आ गया, 7 घंटे धारा की दिशा में चलेगा, और सॉरी 7 किलोमीटर धारा की दिशा में चलेगा और 6 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, तब 1 घंटा समय लगेगा। लेकिन पूछा कितना गया है, 35 किलोमीटर। यहाँ पे अगर हम 5 की गुणा कर दें तो 35 किलोमीटर इधर का निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इतने पद का माना जाए, कितने का, 35 बट्टे एक्स प्लस वाई। बाकी ये जब 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 बन जाएगा। तो इस 30 को क्या करेंगे, जो हमने पहले समीकरण बनाई थी, जो पहली वाली, तो यहाँ पे जब 30 बनेगा तो ये समीकरण मान लीजिए 3 या 4 बन गई। अब ये 4 समीकरण क्या करेंगे, पहली वाली समीकरण से घटा देंगे। पहली वाली से घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई वाला पद घट जाएगा, बचेगा सिर्फ इधर वाला पद, बट्टे में जो जिसके एक्स प्लस वाई रहेगा। तो इस तरह आप हल करेंगे तो ये मान निकल जाएगा। इसके आगे आप हल कर लीजिए, यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं, तो मैंने फिलहाल आपको हिंट दे दी है, बाकी आप सवाल करिए, आसानी से हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, इसमें क्या दे रखा है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाला सवाल तो वैसे आयोग ने हटा ही दिया था। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड। यानी इसका ना ही किसी को नंबर दिया गया था और ना ही नंबर काटा गया था, ठीक। तो आप चाहें तो प्रश्न को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको हल करवा देता हूँ, क्योंकि बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान है, बस थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन बड़ा नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस विद्यालय में कुल 8 विद्यार्थी हैं तो उनमें से 5 लड़कियां हैं, ठीक। अब आगे देखिए, शेष लड़के हैं। अगर 8 में से 5 लड़कियां हो गई तो 3 क्या बच्चे, लड़के हो गए। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो बॉयज और गर्ल का रेशो, रेशो की बात चल रही है। ये देखिए जी मैंने लिख दिया है, सही से लिख देता हूँ यहाँ पे जी। तो बॉयज अगर 8, सॉरी, टोटल विद्यार्थी 8 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 5। यानी लड़कियां कितनी हैं, 5, तो लड़के बच्चे कितने, 3। यहाँ पे ये जो 8 दे रखा है वो कुल विद्यार्थी, यानी विद्यालय में कुल कितने स्टूडेंट है वो संख्या दे रखी है। अब देखिए आगे यहाँ पे 6 लड़के हो गए तो हमने लड़के 3 कर दिए और लड़कियां 5, ठीक। अब देखिए लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग, यानी अगर लड़कियां 5 हैं तो उनमें से 2 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है, ठीक। और लड़कों की आयु, यानी अगर 5 हैं उनमें से 2 लड़कियों की जो आयु है वो 12 वर्ष से कम, बाकी बच्चे कितने, 3 लड़कियां, तो उनकी आयु 12 वर्ष से अधिक मानकर हम हल करेंगे, तभी सवाल हल होगा। ये ना मानना जाए कि अगर 2 लड़कियों की मान लीजिए 12 वर्ष से कम है तो बाकी लड़कियों की आयु 12 वर्ष भी हो सकती है। अगर ऐसा मानेंगे तभी ये सवाल इग्नोर किए, तभी इस सवाल को अपवाद में लिया गया है। ये मान लिया गया है, इसको क्यों अपवाद में लिया गया है ये बता देता हूँ। क्योंकि लोगों ने ये कहा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लड़कियों की आयु 12 वर्ष से कम है तो बाकी जो बच्ची हैं उनकी आयु ये जस्टिफाई नहीं करता क्या 12 वर्ष से अधिक है। यही मानकर, अगर 12 वर्ष से अधिक है मानकर हल करेंगे तभी सवाल हल होगा, अन्यथा ये सवाल हल नहीं होगा। तो हम वही मानकर हल करेंगे। आयोग ने पहले यही समझ के दिया था प्रश्न, लेकिन बाद में इस पे विरोध हुआ है। चलिए हम इसको हल करते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पे लगाना क्या है ट्रिक, तो लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग, यानी अगर 5 लड़कियां कुल रहे हैं तो उनमें से 2 लड़कियों की आयु 12 वर्ष से कम है। और लड़कियों की आयु, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मान रखना है, यहाँ पे देखो ये दे रखा है ना, लड़कों की संख्या के 4/9 भाग, यानी अगर कुल लड़के 9 रहे तब उनमें से 4 लड़के। तब देखिए हमने यहाँ पे पहले लड़के कितने माने, 3, और अब क्या कह रहा है, अगर लड़के 9 रहे। अब देखिए यहीं से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, तब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम इनको 3 से गुणा करके 9 बना लेंगे, क्योंकि आगे 9 की बात चल रही है। अगर हम 3 मान के चलेंगे तो हमारा सवाल हल नहीं होगा, सारे नंबर वैल्यूज डेसिमल में चले जाएंगे, बट्टे में आ जाएंगे। तो हम क्या करें, 9 बना लेते हैं। अब जब हमने इनको 9 बनाया तो इनको भी 9 बना, यानी 3 से गुणा करनी पड़ेगी दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी 9 लड़के हैं और 5 या 15 लड़कियां। अब अब इस रेशो को हमने 8 से हटाकर 9 और 15 में बदल दिया।
यानी पहले हम कुल विद्यार्थी 8 मान रहे थे, तो अब हम कितने मानेंगे? टोटल मान लेते हैं हम 24 हैं, ठीक? यानी 3 गुना हमने मान लिए। क्यों किया ऐसा? जिससे हमारा सवाल आसानी से हल हो जाए। अब हम मान लेते हैं कि कुल 9 लड़के हैं और 15 लड़कियां। अब इससे मानने से सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों माना? कि हमारे बट्टे वाले नंबर खत्म हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। 5/8 भाग लड़कियां हैं, यानी कुल लड़कियां 8 रहे तो उनमें लड़कियां कुल विद्यार्थी 8 रहे तो लड़कियां कितनी? 5। लेकिन लड़कियां 8 ना होकर कितनी मान ली हमने? 15। तो 15 में से अब हमने इनकी 3 गुनी मान ली, तो ऊपर भी 3 गुनी हो जाएंगी। अब इनकी 3 गुनी हमने कुल कितनी मान ली? 15 9 24। और तो 5 की 3 गुनी कितनी हो जाएंगी? 15। यानी अगर इनका 8 ये क्या है? कुल विद्यार्थी। अब हमने कुल विद्यार्थी कितने मान लिए? 15 और 9 24। अब कुल विद्यार्थी कितने मान लिए? 24। पहले लड़कियां कितने मान रहे थे? 5। जो जब हमने इनको 3 गुना कर लिया कुल विद्यार्थी, तो लड़कियां भी कितनी हो जाएंगी? अब यहाँ से हो जाएंगी 5 तियां 15। अब देखिए कितनी आसानी से होगा हल। लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग, यानी 15 का 2/5 भाग। 2/5 निकालिए तो 5 तिया 15। यहाँ से कितना? 3 दूनी, 3 दूनी गुणा हो जाएगी 6। यानी 6 लड़कियों की जो है आयु वो 12 वर्ष से कम। यानी 6 लड़कियों की आयु 12 वर्ष से कम, तो यहाँ पे लिख दिए 12 वर्ष से कम ऐसे, ठीक? कम के लिए नीचे निशान। अब इधर बॉय की बात करते हैं, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। बॉय में क्या दे रखा है? 4 बट्टे लड़कों की संख्या के 4/9, यानी अगर कुल 9 है तो उनमें से 4 की आयु 12 वर्ष से अधिक। तो कुल 9 हमने कुल 9 मान लिए, 9 है ही, तो उनका यानी 4 लड़कों उनमें से 4 की क्या है आयु? 12 वर्ष से अधिक। अधिक है तो हमने तीर ऊपर को कर लिया। अब बच्चे कितने? 9। 4 की तो बच्चे कितने? 5। तो 5 की आयु क्या होगी? 12 वर्ष से कम। अब हमको यही मान के चलना पड़ेगा कि लड़के अगर कुल 9 हैं, तो उनमें से अगर 4 की आयु 12 वर्ष से अधिक है, सवाल ने कहा है, तो बच्चे कितने? 5, उनकी 12 वर्ष से कम। यानी लड़कों में कुल लड़कों में से 5 की 12 वर्ष से कम आयु है और लड़कियों में 6। यानी अब पूछा क्या है आगे देखिए, यदि कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या 288, हमने कितने मानी है? पूरी संख्या 24। यानी और ये क्या कह रहा है? 288, 288 मानिए। सवाल ने कहा है कुल विद्यार्थी कितने? 288। लेकिन हमारे हिसाब से हमने कितना माना? कुल विद्यार्थी 9 15 24, ठीक? अब देखिए आगे पूछा क्या है, तो कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है? तो हमारे हिसाब से कितने विद्यार्थियों की आयु आ रही है 12 वर्ष से कम? एक तो यहाँ पे देखिए 5 लड़कों की और 6 लड़कियों की, यानी कुल 11 विद्यार्थी हमारे हिसाब से ऐसे आ रहे हैं जिनकी आयु कितनी है? 12 वर्ष से कम। कुल कितने की? 12 की। यही पूछ रहा है कुल विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हैं? लेकिन ऐसा कब है? जब हमारे पास कुल 24 अगर विद्यार्थी हैं, तो उनमें से हमारे 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 12 वर्ष से कम है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कुल 24 विद्यार्थी नहीं है, कुल कितने हैं? 288। तो 288 को इनसे 15 और 24 से भाग करिए। देखिए कितने गुना इनके हैं। तो अगर भाग करेंगे तो 24 से कम 24, और यहाँ पे बचेगा 4, 24 दूनी 48, यानी 12। यानी 12 गुना विद्यार्थी। हम मान रहे हैं 24, लेकिन है 288। यानी जो हमारे हिसाब से मानन से 12 गुना है। तो यहाँ पे भी जो हमारे टोटल 11 विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका भी फिर 12 गुना ही हमारे ज्यादा आंसर आएगा। यानी हमने कितने माने? 11 विद्यार्थी हमारे आ रहे हैं 12 वर्ष से कम आयु के, लेकिन 11 नहीं, उसका 12 गुना हो जाएगा। 12 गुना 11 की अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 132। यानी कुल विद्यार्थी, कहने का मतलब ये हुआ अगर कुल 24 विद्यार्थी होते तो उनमें से 11 विद्यार्थी ऐसे होते जिनकी आयु 12 वर्ष से कम होती। लेकिन सवाल कह रहा है कुल 24 विद्यार्थी नहीं है, 288 है, यानी 24 का 12 गुना है। तो यहाँ पे भी जो हमने 11 माना है उसका भी 12 गुना निकालेंगे तो 132 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का इस तरह जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है 132, वो सही हो जाएगा। यही इसका सही आंसर है। वैसे आयोग ने इसको छोड़ दिया है, आप भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सवाल अच्छा था तो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7। प्रेक्षणों 5 4 4 6 7 6 9 7 6 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक पूछा गया तो आपको यहाँ आरोही अवरोही कुछ लिखना है नहीं। बहुलक का मतलब ये है इनमें से कौन सा ऐसा जो नंबर है तो सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए 4 कितनी बार आया है? 1 2, खाली 2 ही बार आया है। 7 देखिए 1 2, 7 भी 2 बार आया है। 6 देखिए 1 2 और 3 बार आया है। केवल 6 ही ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार 3 बार आई है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 6, ठीक? यानी इस प्रश्न का
पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में रमेश को आर ई एम ई आर ई ए आर ई एम एच एस और प्राकिल को आर पी काली लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऋषि पाल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहले पहले दो अक्षरों को सिर्फ बदल दिया गया है। ये आर आर ए था तो ए आर कर दिया गया है, ठीक। इसी तरह एम ई था तो ई एम कर दिया, यानी दो दो अक्षरों को आपस में बदल दिया गया। एस एच था तो एच एस कर दिया गया। इसी तरह इसमें किया गया है। इसी तरह हम ऋषि पाल को क्या करेंगे, तो आई आर कर देंगे पहले। तो देखिए आई आर वाली है सारे। उसके बाद एस एच को एच एस कर देंगे, आई आर एच एस। देखिए आई आर एच एस सिर्फ एक इसी में है, तो इस तरह तीसरा ऑप्शन मिल गया, ठीक। जैसे मिले तुरंत मार दीजिए, ज्यादा वेट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में क्या दे रखा है, लंच ब्रेक के दौरान ए बी सी डी ई एफ जी और एच नामक 8 सहकर्मी एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। बी जी और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सी ए और जी दोनों को ठीक बगल में बैठा है। एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक। तो हम इसकी व्यवस्था बनाते हैं। ये देखिए गोल मेज है, इसमें 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबका अंदर को मुंह है तो अंदर को मुंह कर लीजिए, ठीक है। आगे हम हल करते हैं। को बैठा दिया है, अब कैसे बैठाना है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम रखेंगे। क्या कह रहा है, बी जी और डी दोनों को ठीक बगल में बैठा है, तो हम कहीं पे भी मान लेते हैं। मान लेते हैं बी यहाँ पे है तो जी और डी यहाँ पे मान लेते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो इन जी और डी को आपस में बदल देंगे, लेकिन आपस में बदल जाएंगे, बाकी यही रहेगा, भले ही आपस में बदल जाए, क्योंकि इसने कहा बी जो है वो जी और डी दोनों के ठीक बगल में है, तो ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए सी ए और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, सी ए और जी। तो यानी सी अगर यहाँ पे हम रखें तो ए यहाँ पे आ जाएगा। सी ए और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बी के बाईं ओर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बाईं ओर बी ए रहा, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान यहाँ पे एक ही जगह आ जाएगा। तो यानी जो हमने व्यवस्था रखी थी वो कुछ गड़बड़ा रही है, तो हम देखो हटाते हैं इनको। हटा के देखिए कैसे रखते हैं। हमारे हमसे गलती क्या हुई है, अगर इसी तरह आपसे भी होगी गलती। अब हम क्या करेंगे, जी को इधर करते हैं और डी को इधर करते हैं, ठीक। अब बैठाते हैं। अब क्या कहा, अब फिर से पढ़ते हैं, सी ए और जी दोनों के ठीक बगल में, तो यानी सी ए और जी, तो सी यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे हो गया, ठीक। अब ऐसे रखते हैं, सी ए और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखिए रख जाएगा पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे, यानी एच बी के बाईं ओर तीसरा स्थान, पहला स्थान ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, इस तरह रखेंगे, ठीक। रख गया। अब क्या हुआ, ई ए के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी ई यहाँ पे नहीं बैठेगा तो ई बैठेगा यहाँ पे। अब देखिए 7 रख गए हैं, जो बचा है कौन बचा, उसको रख दीजिए। ए रख गया, बी रख गया, सी रख गया, डी रख गया, ई रख गया, एफ एफ बचा तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। इस तरह रख गए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर इधर बढ़ेंगे, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान कौन बचा, जी। तो इस तरह जी आ जाएगा हमारा आंसर, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमने कितने आसानी से 29 मिनट में लगभग 9 प्रश्न कर दिए, सारे मैथ रीजनिंग के थे। अब बाकी प्रश्नों को तेज करेंगे, जीएस के आएंगे। ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए मैं रेलवे में सेलेक्टेड हूँ, लेकिन मेरा वाले लेवल 3 में नहीं हुआ था, क्योंकि मैं कटाव में नहीं फंस पाया था, लेकिन आपको अच्छे सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आपका हो जाएगा। अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सारला दास के जयंती समारोह को संबोधित किया। वे किस साहित्य के महान विद्वान थे, तो वो उड़िया के थे, यानी करंट का क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए ऐसे ही। और नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, करंट के क्वेश्चन बदलते रहते हैं, हमको सिर्फ मैथ रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है।
बाकी जीएस जो स्टैटिक रहे उनको ध्यान देना है, करंट को नहीं, क्योंकि करंट बदल जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दे रखा है, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है और बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी दोनों कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर, ठीक। दोनों की चालों का अनुपात कितना है, इसका अगर 5 है तो इसका 7 है, यही कहा ना, ए और बी की चालों का अनुपात 5 और 7। अब क्या दे रखा है, बी की चाल 84, अनुपात के हिसाब से बी की चाल क्या दे रखी है, 7, लेकिन चाल कितनी है, 84, यानी 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 7 का कितना गुना हो गई, 12 गुना। कितने गुना हो गई, 12 गुना। तो फिर इस तरह एक ही चाल 12 गुना हो जाएगी, क्योंकि इसकी हो जाएगी तो फिर 60। अब देखिए क्या कहा है कि 240 किलोमीटर चलेंगे दोनों, ठीक। अब क्या कहा गया, 240 किलोमीटर चलेंगे दोनों, सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाएगी, दोनों एक तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे वही सूत्र लगा देंगे। समय पूछा गया है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो देखिए वैसे तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है सब कुछ, लेकिन हमको समय निकालना मिनट में निकालना है। तो समय निकालने का सूत्र क्या हो गया, समय टी बराबर लिख लेते हैं सीधे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी होगी 240 और बटे चाल कितनी हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, दोनों की चाल कितनी होगी, एक की 60 और दूसरे की 84, क्योंकि उसने दे रखी है एक की 7 है और दे रखी 7 का मान कितना 84, तो इस तरह 5 का मान 60 हो जाएगा। दोनों की चाल कितनी होगी 84 और 60 जोड़ दीजिए, 4 जीरो हो गया 4 और 8 हो गया 14, 144। अब ये काय में आएगा, समय घंटे में आएगा, लेकिन हमको मिनट में चाहिए, क्योंकि देखिए सारे आंसर हमारे मिनट में दे रखे हैं। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। अब देखिए काट दीजिए, 12 पंजे 60, कलर चेंज कर लूँ यहाँ से, 12 पंजे 60 और 12 12 में 144, यहाँ पे यानी 12 का बार लग जाएगा। फिर देखिए काटिए, 12 दूनी 24, यानी 24 कट गया। अब बचा क्या, 12 दूनी 24 के बाद बचा ये वाला जीरो, यहाँ पे जीरो, यानी 20 गुणा 5 बचा, यानी कुल कितने मिनट बनेंगे, 20 पंजे 100, यानी हमारा आंसर आ गया 100 मिनट, यानी कुल कितने समय बाद मिलेंगे एक दूसरे से, 100 मिनट बाद, ठीक। तो यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन इस तरह सॉल्व हो गया। कैसे हमने निकाला, वही सूत्र लगाया, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय क्या टी मान लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 240, 240 बटे समय, दूरी बटे चाल, चाल कितनी हो गई, बी की 84 और ए की 60, दोनों की जोड़ी कितनी होगी 144। अब काय में समय आएगा घंटे में, लेकिन हमको मिनट में चाहिए, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, इसे हल कर लेंगे, यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये ट्रिक हो गई, चाहे आप इसे कुछ भी समझ लीजिए, शॉर्टकट समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए इसी करंट का प्रश्न लग रहा है हमको, भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की संख्या में साक्षरता दर कितनी है। तो इसका प्रश्न का ऑप्शन चौथा है, आप ऐसे याद कर लीजिए, इसमें कुछ ट्रिक मैं नहीं बता सकता आपको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 में क्या गया कहा गया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत, असंगत का चयन कीजिए। देखिए ये किसी तरह लिखे गए होंगे, अब देखते हैं किस तरह लगे। देखिए यहाँ पे देखा है OLT। इस तरह के सवाल हल करने के लिए आपको पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए इसकी पोजीशन वैल्यू होती है 15, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 20। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो माइनस के 3 घटा दिया गया, यानी 15 से 12 पे आ गए और यहाँ पे 8 जोड़ दिया गया। इसी तरह का कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं हम देखते हैं। RO में, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू होती है 18 और ओ की 15 और डब्ल्यू की होती है 23, क्योंकि यहाँ पे भी +8 किया गया और यहाँ पे -3, यानी -3 +8 हो रहा है सब में। इसी तरह अगर बी ऐसे में देखेंगे तो बी की वैल्यू होती है 22, एस की होती है 19 और ए की होती है 1, यानी 22 में से 3 घटाएंगे तो 19 बचा और 19 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। 19 8 27 हो गया, 27 नंबर पे कौन आ जाएगा, जेड के बाद ए, ठीक। देन जेड का उल्टा ए है। अब यहाँ पे एल आई आर में लिखेंगे तो एल की वैल्यू होती है 12 और आई की वैल्यू 9, यानी 3 घटाया गया है, ठीक बात है। अब 9 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 पे होता है क्यू, लेकिन क्यू की जगह क्या डाल दिया इन्होंने एल,
तो यानी इस तरह ये अलग हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का इस तरह चौथा ऑप्शन अलग अलग ही ना छांटना है, उसने कहा कि अलग कौन सा है, वही अलग वाला छांटना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 14 पे आ गए हैं। इसमें क्या दे रखा है, ये दो घात समीकरण का सवाल है। देखिए दो घात समीकरण क्या होती है, ऐसी समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो। तो यहाँ पे देखिए 2 सबसे बड़ी घात है, अगर यहाँ पे कोई बड़ी घात 3 वाला हो जाता तो ये 3 घात समीकरण हो जाती। ठीक, इसमें दो घात समीकरण का मतलब इसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी और इसके 2 मूल होंगे। कौन से 2 मूल होंगे, अल्फा और बीटा। देखिए इस तरह की ये समीकरण है, इसका हम इसको हम हल करने के लिए इसके देखिए जो मूल अल्फा और बीटा मानते हैं वो मूल इसके नहीं होते, वो समीकरण इसके होते हैं। जो दो घात समीकरण स्टैंडर्ड कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये दो घात समीकरण होती है, हम इससे तुलना करते हैं। इसके जो मूल होते हैं ये ए और बी, ये जो मूल होते हैं एक्स और एक्स स्क्वायर के गुणांक, इन्हीं को मूल कहते हैं। तो इससे हम तुलना करने के बाद समीकरण के अगर जैसे समीकरण ये रहे तो इसके मूल अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अगर अल्फा और बीटा का योग हम निकालें, यही कहा ना समीकरण के हलों का योगफल। हल मतलब हल कहे या मूल कहे एक ही बात होती है। किसी समीकरण के हल पूछा जाए या समीकरण के मूल पूछा जाए तो एक ही बात होती है। तो क्या पूछा गया है, इस समीकरण के हलों का योगफल यानी मूलों का योगफल। तो क्या होता है, जैसे ये अगर समीकरण रहे तो इसके मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। यानी माइनस बी कौन सा, माइनस सूत्र में, और बी कौन सा जो एक्स का गुणांक है। ठीक, और ए कौन सा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ इसकी तुलना हम क्या कर इसकी तुलना हम क्या करेंगे, इस समीकरण से करेंगे। जब इस समीकरण की तुलना स्टैंडर्ड समीकरण की तुलना दी गई समीकरण से करेंगे तब देखिए ए का मान क्या आएगा, यहाँ से ए बराबर ए, जो ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स नहीं बाई में है तो यहाँ पे यानी बाई स्क्वायर का गुणांक, यानी ए का मान आ जाएगा 2। और बी, बी मतलब एक्स का गुणांक, यहाँ पे यानी बी मतलब बाई का गुणांक। तो बी का मान क्या है, माइनस का 6। अब देखिए मूलों का योगफल पूछा गया है तो ए बराबर यहाँ पे हम 2 रख देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस सूत्र वाला। अब बी का मान क्या है, माइनस के 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 6। एक पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बट्टे में ए का मान कितना 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब 2 से काट देंगे, 2 तिया 6। अब ए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, प्लस का 3। यानी इस प्रश्न का इस तरह मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, माइनस बी बट्टे ए का मान प्लस के 3। कैसे आया, माइनस बी यानी जो बाई का गुणांक है, बाई का गुणांक क्या है, माइनस में 6 तो यानी माइनस 6, और एक सूत्र वाला माइनस तो यहाँ पे प्लस हो गया, बट्टे में ए का मतलब 2 का यानी बाई स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 2, तो 2 3 6, यानी इसका आंसर आ गया 3। यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा। ठीक, उसने क्या कैसे हमको कंफ्यूज किया, उसने कह दिया है कि हलों का योगफल, हलों का नहीं, हलों का मतलब मूलों का योगफल। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 में क्या दे रखा है, थोड़ा जूम कर देते हैं प्रश्न को। इसमें पूछा गया है 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपए था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अगर वस्तु को 12% लाभ पर बेच दें और उसी वस्तु को 4% हानि पर बेच दें तो मूल्य में कुल 28 रुपए का अंतर है। ठीक, तो देखिए हम लाभ हाल हानि का प्रश्न है, हम इसे हल करते हैं। एक्स को अगर हम 12% लाभ पर बेचेंगे तो एक्स का 12% लाभ मतलब 112 बटे 100 माइनस अब 4% हानि, यानी एक्स को 4% हानि में यानी 100 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 96 बटे 100 बराबर कितना अंतर है 28 रुपए। ठीक, अब मैंने इसे थोड़ा बड़ा करके किया है, आप इसे थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। 12% का मतलब आप यहाँ से शॉर्ट वैल्यू भी लगा सकते थे, मैंने शॉर्ट लगाया नहीं, मुझे पता तो था लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बड़ा भले ही हो जाए, सवाल वैसे ही छोटा है लेकिन समझ में थोड़ा अच्छे आ जाएगा क्योंकि जगह तो है। अब देखिए हम इसे काटते हैं, कैसे काटेंगे, ये जो 100 है ना, इन 100 को दोनों तरफ 100 है, कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, यानी इन 100 को दोनों को हटाकर हम इधर 2800 कर देते हैं। ठीक, चलिए चाबी छोड़ देते हैं।
अभी नहीं करते हैं, ऐसे काटते हैं पहले। इनको काटते हैं 4 सत्ते 28 और यहाँ पे 4 से ये दोनों कट जाएँगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 यानी 24 चौक 96 हो गए और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 अट्ठू 32 यहाँ हो गए 28 ठीक। अब क्या बचा 28x/100 में से 24x/100 घटाएँगे तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 28x यह वाला बचा और यहाँ बचा 24x तो 28x में से 24x घटाएँगे तो बचेगा क्या 4x/100 कि हर दोनों में एक जैसे हैं समान तो 100 नीचे आ जाएँगे दोनों का और इधर बचा केवल 7। अब देखिए मान क्या हमको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य बस हमको एक्स का मान निकालना है। अब देखिए 4 से 100 को काट दीजिए 25 बार लग जाएगा 25 चौका 100 और 25 के साथ में अब इधर गुणा कर दीजिए हमको एक्स का मान चाहिए तो यानी 25 सत्ते 175 उस वस्तु की जो क्रय मूल्य वैल्यू है वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया 175 रुपए ठीक। तो आप इसे थोड़ा और भी शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे 112 की जगह सीधे काट के ही छोटी वैल्यू रख लेते या फिर यहाँ पे 112x में से सीधे 96x घटा देते तब भी 4 और 12 16x बच जाता है। ऐसे भी कर सकते थे जैसे कि यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 4x आपस में घटा देते 112x में से 96 घटाएँगे तो कितना बचेगा 16x यहाँ पे बचा 16x बटे 100 बराबर 28 ऐसे भी कर सकते थे। 4 चौक 16 4 सत्ते 28 अब यहाँ पे 4 पच्चीसम 100 और 25 सत्ते 175 तो ऐसे भी कर सकते थे। मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए किया अच्छे समझ में आ सके लेकिन जब सही से आपको समझ में आ जाएगा तो खुद ही आप सॉल्व करने लगेंगे ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी जल से पूरी तरह भरी हुई है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारों को बाल्टी में भरे जल से भरना चाहता है वह बाल्टी में मौजूद जल से कितने गुब्बारे भर सकता है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है लेकिन अगर आपको प्रश्न का तरीका याद रहे देखिए इसमें क्या है सेंटीमीटर सब कुछ दे रखा है तो सेंटीमीटर में यहाँ भी दे रखा है तो कुछ हमको बदलना है नहीं। अब क्या है यहाँ एक बेलनाकार बाल्टी भरी हुई रखी हुई है जैसे ये बेलनाकार बाल्टी मान लीजिए बेलन मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है। अब इससे हमको गोलाकार गुब्बारे भरने हैं तो कितने गुब्बारे भर जाएं ये बताना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए इसमें जो पानी है उसका आयतन हम इन गुब्बारों में ये गुब्बारे में कितना पानी आएगा उसके आयतन के बराबर कर देंगे और गुब्बारों की संख्या तो हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं एन गुब्बारे हैं हम एन में गुणा कर देंगे गुब्बारों की संख्या से। गुब्बारा कैसा है गोल यानी गुब्बारे के लिए सूत्र लगाएंगे गोले का आयतन का और ये बाल्टी के लिए सूत्र लगाएंगे बेलन के आयतन यानी बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा एक गोले का। अब गोले कितने हैं ये पता नहीं तो इसके लिए एन से गुणा कर देंगे ठीक। तो हम लगाते हैं सूत्र बाल्टी के लिए क्या लगाएंगे पाई आर यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन होता है ये बेलन का आयतन लिख दिया मैंने। इधर देखिए बेलन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब ठीक। अब देखिए बाल्टी की त्रिज्या दे रखी है कितनी 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच का दे रखा है 150 और देखिए यहाँ हम क्या करना है पाई से पाई पहले काट दीजिए। अब इधर बाल्टी है तो बाल्टी की त्रिज्या कितनी है 50 तो यहाँ पे देखिए 50 गुणा 50 कभी कभी पेन गड़बड़ कर रहा है 50 गुणा 50 यहाँ पे आ जाएगा ये हमने आर जो त्रिज्या दे रखी है बाल्टी की वो रख दी 50 गुणा 50 और ऊंचाई दे रखी है एच 150 तो यहाँ पर हम 150 रख देते हैं और इधर क्या बचा 4/3 पाई तो कट ही गया और बच्चा क्या आर क्यूब आर इधर क्या दे रखी है त्रिज्या 5 तो 5 का क्यूब हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 और बीच में गुणा कैसे कर देंगे एन से क्यों हमने ये जो है एक गोले का आयतन है ठीक। अब कितने बनेंगे पता नहीं तो हम मान लेते हैं एन गोले यहाँ पे ही एन लिख देते हैं ठीक। यानी एक बाल्टी में कितने गोले भरे जाएंगे उतना ही पता है तो हम इसके लिए एन मान लेते हैं। अब हम इनको काट पीट लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 5 5 3 बार है तो यहाँ कट जाएंगे 2 बार 5 5 और यहाँ भी तो 30 बचेगा ठीक। ये वाला जीरो ऊपर आ जाएगा और यहाँ 10 10 बचे यानी
अगर 2 जीरो इधर 30 इधर, तो यानी हो गए 30 और 2 यानी 3000। अब काट दीजिए, 5-5 तो कट ही गए, अब 4 से काट दीजिए, इधर कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और बच्चे 2 4 पंजे 20 और यहाँ पे एक वाला जीरो 750 और इधर क्या बचा केवल 3 यानी 3 की इधर हो जाएगी गुणा। अब बचा क्या इधर सिर्फ n बचा और इधर 3 गुणा 750। सॉरी, सही से लिख देता हूँ, या इधर जो ये वाले जो 3 है ये वाले, इन 3 इधर गुणा में आ जाएंगे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम और इधर का बच्चा केवल n राइट साइड में। अब 3 की 750 में गुणा करेंगे तो एक वाला जीरो, 3 पंजे 15 के 5, 3 सत्तो 21 और एक हासिल का 22 यानी 22 n बराबर कितना आ गया 2250। यानी इस बाल्टी के पानी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2250 गुब्बारे भर जाएंगे। ठीक, तो इस तरह सवाल हल हो गया, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम दूसरा ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक, देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें क्या करना है, भाग को प्लस में बदलना है। तो और क्या कहा गया है, प्लस, देखिए प्लस को गुणा में और माइनस को भाग में बदलना है और गुणा को माइनस में। ठीक, तो हम बदलते हैं, जहां जहां पहले प्लस दे रखा है तो पहले प्लस वाला बदलना है, प्लस को गुणा में। तो 8 गुणा 5। अब क्या कहा गया, गुणा को माइनस में, यानी -54। ये वाला गुणा था, माइनस बदल दिया और माइनस को काय में बदलना है, माइनस को भाग में। यहाँ जो माइनस है इसे भाग में बदल देते हैं 9। अब क्या दे रखा है, लास्ट में जो भाग है उसको भाग को काय में बदलना है, प्लस से, यहाँ पे +3। ठीक, अब हल कर लेते हैं बोधमास के हिसाब से। बोधमास क्या कहता है कि पहले, देखिए बोध का मतलब ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ या का साइन होता है, ये भी ब्रैकेट ही होता है, और डी का मतलब भाग, पहले भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर ऐड यानी जोड़, उसके बाद घटा, सबसे बाद में घटाना करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 9 से काट देंगे तो 9 छक्के 54 और यहाँ पे इन दोनों के आपस में गुणा हो जाएगी 40। अब माइनस इधर क्या बचेगा 6 और इधर प्लस का 3। अब देखिए अगर 40 में से 40 और 3 जोड़ लेंगे प्लस प्लस के 43 हो जाएगा, 43 में से बाद में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 37। यानी इस प्रश्न का इस तरह 37 यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न था, आसान था, लेकिन ये भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में हमको प्रेशर में हमसे हल नहीं हो पाते हैं। देखिए ये इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 18, एक निश्चित कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम जैसे ए को 1, जेड को 26 यानी बी को 2 इस तरह लिखे गए होंगे के अनुसार क्रमबद्ध या कूटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता है और उसके ठीक पहले भी एक स्वर आता है तो इसे 77 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। यानी अगर कोई व्यंजन आ जाए उसके बाद भी एक स्वर आ जाए और पहले भी स्वर आ जाए तब उस व्यंजन को सिर्फ 77 के रूप में लिखेंगे। बाकी नंबरिंग जैसी होती है अंग्रेजी वर्णमाला में वैसे ही की जाएगी। यानी देखिए यहाँ पे जैसे डब्लू है, डब्लू की पोजीशन क्या होती है 23, तो 23 लिख देंगे। यही पूछा, देखिए उसी कूट भाषा में वाइटन को लिए कूट क्या होगा तो लिखना है, लिखते हैं डब्लू का मान क्या होगा 23। एच का क्या वैल्यू होती है 8, तो 8 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे ठीक नहीं लिखा गया 23, मैं सही से करता हूँ 23, यहाँ पे ये हो गया 23 डब्लू की जगह, अब एच की जगह 8। अब देखिए आई है, आई का मान रखेंगे 9, आई का मान 9 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो टी आया है इसके बाद में भी एक स्वर है और पहले भी एक स्वर है। टी क्या है, एक व्यंजन। सवाल में कहा गया है यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता है और ठीक पहले भी स्वर, यानी देखिए टी के बाद भी एक स्वर ई है। स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन ये होते हैं स्वर और बाकी सब बच्चे 21 व्यंजन। अब देखिए टी व्यंजन है, इसके पहले भी एक स्वर आई है और बाद भी एक स्वर ई है, तो हम टी की जगह केवल 77 लिख देंगे। ठीक, यही ना कहा गया कि उसे 77 के रूप में कूट करेंगे। बाकी ई का मान 5 ही रखेंगे और बच्चा एन, एन का मान 14 रखेंगे। अब देखिए 238 977 514, 238 977 514 यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही है। तो इसको हम पहले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर।
प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से एक सही 2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसमें घुस गए तब आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा, बहुत आसानी से आप इसको चक्रवृद्धि के हिसाब से हल ही मत कीजिए। अगर आप चक्रवृद्धि के हिसाब से हल करेंगे तो ये सवाल हल नहीं होगा और ये कभी इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज के हिसाब से हल करेंगे और बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। देखिए इसमें जो दर दे रखी है 10% वार्षिक है। ठीक, अब और क्या दे रखा है, समय दे रखा है एक सही 2/5 वर्ष, यानी 1 वर्ष और 2/5 वर्ष। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए जैसा कि आप जानते होंगे, चाहे साधारण ब्याज रहे चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष के लिए ब्याज बराबर रहता है। तब हम क्या करते हैं, 19,500 रुपए राशि का 10% पहले वर्ष के लिए साधारण के हिसाब से निकाल लेते हैं कि तो अब मैंने आपको कई बार बताया है, किसी का आपको 10% निकालना है तो उसमें सीधे सीधे 10 से भाग कर दीजिए, यानी 19,500 की राशि का पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज एक ही रहेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 से भाग कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, कितना मान आ जाएगा, 1950। यानी पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना आ गया, 1950। यही चक्रवृद्धि ब्याज भी है, क्योंकि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। अब क्या कहा गया है, 2/5 वर्ष के लिए। अब 2/5 वर्ष के लिए देखिए पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर समान रहता है। अगले वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो मूल राशि है उसका तो साधारण ब्याज निकालते हैं, इसके अलावा तो पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज, जो साधारण ब्याज बना था, सॉरी, जो साधारण ब्याज बना था उसका ब्याज और निकालते हैं, यही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो हमने क्या किया, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल दिया 1950। अगले वर्ष के लिए अगला वर्ष पूरा समय नहीं दे रखा, पूरा वर्ष इतना समय दे रखा है, तो इस समय के लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज ही निकालेंगे। किसका निकालेंगे, इसका। तो इसका साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन, मूलधन कितना है, 19,500 गुणा दर कितनी 10 गुणा समय कितना 2/5, वर्ष में दे रखा है तो कोई दिक्कत है नहीं, 2/5 और बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे करिए, जीरो से ये वाला जीरो काट दिया, ये वाला जीरो काट दिया। अब ये 5 से 1950 काटेंगे तो 5 तिया 15 और बच्चे कितने 4, तो 5 नेम 45, ये वाले जीरो हो जाएगा बच्चे। ठीक, तो 390 गुणा 2, ये 390 गुणा 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 दूनी 78 होता है, यानी 780। यानी जो 2/5 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, 780। ठीक, अब हमने इसका तो निकाल लिया साधारण ब्याज, और हमको निकालना किसका है, हमको भी निकालना बचा है। तो देखिए अगले वर्ष के लिए हमने क्या किया, अगले वर्ष के लिए हमने साधारण ब्याज ही निकाल दिया, किस राशि का, इस राशि का। लेकिन जो ये दे रखी है 19,500, देखिए हमारा बच्चा क्या, अभी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या निकालते हैं, जो प्रथम वर्ष में जो ब्याज आया था उस पर और ब्याज निकालते हैं। तो प्रथम वर्ष में ब्याज कितना आया हमारा, ये लिख दिया है, पहला ईयर, और ये लास्ट वाला ईयर कितना है, 2/5 वर्ष। तो जो पहले वर्ष में ब्याज कितना है, 1950, इसका इतने समय 2/5 वर्ष के लिए जो इतना समय बना इसके लिए इसका ब्याज और निकालना, वो भी हम साधारण ब्याज के तरीके से निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, वो 1950 यानी मूलधन गुणा दर, दर कितनी 10%, तो 10 गुणा समय कितना है, 2/5 और बटे में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से इन्हें काट दीजिए तो 5 या 15, 5 ने 45 और यहाँ 2 की गुणा हो जाएगी, 39 दूनी 78। यानी अब देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, प्रथम वर्ष के लिए इसका साधारण ब्याज 1950, और दूसरा वर्ष पूरा नहीं, कितना 2/5 वर्ष, 2/5 वर्ष के लिए इसका जो ब्याज निकाला वो 780 आया। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो प्रथम वर्ष में ब्याज बना होता है उस पर ब्याज निकालते हैं, उस पर ब्याज हमारा प्रथम वर्ष में ब्याज कितना बना 1950, उस पर ब्याज कितना बना 2/5 वर्ष के लिए 78 रुपए। अब देखिए कुल ब्याज जोड़ लीजिए, यही ना पूछा, कुल प्राप्त ब्याज, तो 1950, 780 और 78, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2808। देखिए जोड़ देते हैं हम,
जोड़ देते हैं 1950, यहाँ पे लिखते हैं 1950 और 78, तो जोड़ेंगे तो 8, ये 8 आ जाएगा और 8 5 13 7 20, 20 का 0 आ जाएगा, हाथ से लगे 2, 7 9 16 और 18 के 8, हाथ से लगा 1, एक यहाँ पे तो देखिए 2808। इस तरह देखिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को साधारण ब्याज के तरीके से हल किया है, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस सवाल को हल कर नहीं पाएंगे और पेपर में सवाल होगा भी नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए कि इस तरह के सवाल हमें कैसे हल करने हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नहीं अगर समझ में आया तो एक बार फिर बता देते हैं। जो हमको मूल राशि दे रखी है, हमने क्या करा, जो समय इसको दो टुकड़े में बांट लिया, 1 वर्ष और 2/5 वर्ष। तो पहले हमने 1 वर्ष के लिए निकाल लिया, क्या निकाल लिया, ब्याज। तो 1 वर्ष के लिए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज रहे चाहे साधारण ब्याज रहे समान रहेगा। 10% कहा गया है, तो किसी का भी 10% निकालना हो, जैसे हमको इसी का निकालना है, 10 से भाग कर दीजिए, यानी 19 पर भाग कर दिया, बचा क्या, 1950। यानी प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है, 1950 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अगला वर्ष आया, अगला वर्ष हमको पूरा वर्ष का नहीं निकालना है, 2/5 वर्ष का निकालना है। तब हम क्या करेंगे, दोबारा हमने इस 19 500 का यहाँ पे साधारण ब्याज के तरीके से ब्याज निकाल लिया, और जो पहले वर्ष में ब्याज आया था 1950 उसका भी इसी तरह निकाल लिया। ठीक, 2/5 वर्ष का, तो उसका ब्याज कितना है 78, और उसका कितना आया था 780। बाकी फिर क्या किया, तीनों ब्याजों को जोड़ दिया, 1950, 780 और 78, टोटल कितना हुआ 2808। यानी इस प्रश्न का इस तरह चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों इस तरह के सवाल हमको ऐसे ही करने हैं, थोड़े ट्रिकी हैं लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जीएस का प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, और कुछ कमी रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइए यार क्या सुधार करना है। वैसे तो मैं ये नया नया वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार होता जाए। तो प्रश्न नंबर 21 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। देखिए अनुपात में क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर 1.2 अनुपात 2, बी अनुपात सी का मान है 1.5 अनुपात 2, सी और डी का अनुपात है सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3, और निकालना क्या है बी अनुपात डी। पहले तो देखिए हम आपको ऐसे बताते हैं कि अनुपात कैसे निकाला जाता है, उसके बाद इसको हल करेंगे तो आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे। जो पॉइंट वाला है मैं पॉइंट वाला छोड़ के आपको ऐसे ही बताता हूँ। देखिए ए अनुपात बी अगर मान दे रखा है 2 अनुपात 3, ठीक, और बी अनुपात सी का मान दे रखा है आपको 3 अनुपात 4, या छोड़िए मैं 3 नहीं लिखूंगा वरना थोड़ा आसान हो जाएगा, जैसे 1 अनुपात 2 मान लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, मैं ऐसे ही बताने के लिए कर रहा हूँ। और सी अनुपात डी बराबर, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसलिए इसे कर रहा हूँ, तो 2 अनुपात 3। अब अगर आपसे ए अनुपात बी, यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ लिया जाए, तब आप कैसे करेंगे, देखिए एक बार इन तीनों की गुणा कर देंगे ऐसे। ठीक, कैसे करें, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दूनी 4, ऐसे लिखेंगे 4 अनुपात। अब कैसे करेंगे आगे, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से, ऐसे लाएंगे गुणा करके, 3 1 2 की गुणा, यानी 3 एकम 3 दूनी 6, ऐसे आ गया 6। ठीक, अब क्या बचा, 4 जब वैल्यू है तो 4 ही आएगी। आगे क्या करेंगे, नहीं इन 3 की दोबारा करेंगे, 3 2 और इधर इन 2 की, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे रेस हो गया। अब अगला चौथा मान निकालने के लिए सीधे सीधे इनकी गुणा, 2 3 दूनी 6 3 18, यानी ये हो गया 18। अब ऐसा हो सकता है आपको आंसर ना मिले तो ये जो कट जाए उन्हें काट दीजिए, 2 दूनी 4 अनुपात
2 तिया 6 अनुपात 2 छंग 12 अनुपात और 2 नेम 18। अब अनुपात बी हम ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 9। अब यहाँ से अगर आपको ए अनुपात बी पूछा जाए तो देखिए ए का मान क्या है 2 और बी का मान क्या है 3। तो ए अगर बी यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी का मान क्या आ जाएगा 2 अनुपात 3। अब देखिए सवाल में पूछा गया है वो बी अनुपात डी पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हमको बी अनुपात डी निकालना हो तो बी का मान क्या है यहाँ पे 3। तो देखिए अगर यहाँ से लिखें तो बी अनुपात डी बराबर बी का मान क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए अनुपात और डी का मान क्या है यहाँ पे 9, तो ये आ जाएगा 9 यानी 3 अनुपात 9। और इन्हें काटना चाहो तो काट सकते हैं 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो ये आ गया अनुपात बी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 3। इसी तरह हम हल करेंगे। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ये हमने आपको ट्रिक्स बताई है। अब देखिए हम इसे मिटा देते हैं। अब सवाल को हल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है ए अनुपात बी। तब हम इन्हें पहले शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा। ए अनुपात बी बराबर 1.2 सॉरी मैं फिर से लिखता हूँ 1 पॉइंट 2 अनुपात 2। अब क्या करना देखिए यहाँ पे जैसे पॉइंट दे रखा है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे बट्टे में 10 आ जाएगा। अब 10 को हम उस साइड भेज देंगे तब ये क्या हो जाएगा बार ये वाला 20 बन जाएगा। यानी ए अनुपात बी बराबर ये 12 अनुपात ये 0 दे जाएगा या 10 जाएगा गुणा तो हो जाएगा 20। अब इन्हें छोटा कर लीजिए 4 तिया 12 4 पंजे 20। अब ए अनुपात बी का मान आ गया इस तरह 3 अनुपात 5। ठीक इसी तरह हम बी और सी में यही करेंगे। देखिए बी और सी को लिखते हैं। देखिए बी अनुपात सी बराबर 1.5। अब ये 1.5 का मतलब 3/2 यानी 1.5 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 अनुपात ये जो 2 है इन 2 को लिख दिया। अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं पूरे पद में 2 से गुणा कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं इस 2 की इधर गुणा। तब क्या हो जाएगा 3 अनुपात और 2 दूनी 4 3 अनुपात 4 यानी बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4। अब देखिए हमने ए अनुपात बी का मान ये वाला रख लिया और बी अनुपात सी का मान 3 अनुपात 4 रख लिया। बच्चा क्या सी अनुपात डी। सी अनुपात डी का मान 2 अनुपात 3 ऑलरेडी है। अब देखिए हमारे जो पद थे वो सरल हो चुके हैं। अब हमको इस तरह मान रखना है। अब देखिए हम रखते हैं। आप नोट करके रखिए ए अनुपात बी 3 अनुपात 5 बी अनुपात सी 3 अनुपात 4। ठीक अब हम इसे मिटाते हैं दोबारा लिखते हैं। तो ए अनुपात बी हमारा क्या आया ए अनुपात बी आया हमारा 3 अनुपात 5 और बी अनुपात सी क्या आया बी अनुपात सी आया 3 अनुपात 4। अब हमको सी अनुपात डी और लिख लेना है। तो सी अनुपात डी लिख लेते हैं। सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात डी हमको निकालना है तो इसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब देखिए हम इसे आगे हल करते हैं। अब कैसे लिखेंगे ए अनुपात बी क्या मान है 3 अनुपात 5। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4। अब सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3। ऐसे क्लास में रहना चाहिए ऐसे क्लास में रहना चाहिए। अब देखिए ए बी सी डी चारों लिख गए हैं। अब हमको यहाँ पे निकालना है अब इसको देखिए मैं इधर कर देता हूँ। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर। अब कैसे करेंगे देखिए 4 पद हैं। देखिए ऐसे एक बार गुणा करेंगे 3 3 9 दूनी 18 यहाँ पे 18 आ जाएगा अनुपात अनुपात यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है थोड़ा ऊपर लग दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ऐसे गुणा करिए 5 3 और 2 5 3 15 दूनी 30 ऐसे 30 लिखिए। फिर अनुपात 30 के अलावा अब देखिए ऐसे गुणा करिए 5 4 और इधर 2 5 चौक 20 दूनी 40 यहाँ पे लिखेंगे 40 अनुपात ये अनुपात का निशान है सही से लगा देता हूँ। ऐसे सीधे सीधे में गुणा 5 चौक 20 या 60 यहाँ पे आ जाएगा 60। अब क्या आया 18 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 60।
अब देखिए यहाँ जो कटने लायक है वो काट दीजिए। अब देखिए हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 से सारे कट जाएँगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 नियम 18 और 2 15 और यहाँ पे 2 20 का बार लगेगा और यहाँ पे 30 का बार लगेगा। अब हमको क्या चाहिए B अनुपात D चाहिए। तो B का यहाँ से देखिए क्या मान आ रहा है 15। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है B। अब ये सारे का अनुपात पूछता तो ये सारे में लिख देता 9 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 30। ठीक, लेकिन हमको B और D का चाहिए तो B अनुपात D बराबर B का मान क्या आया है 15, तो यहाँ पे लिखिए 15 अनुपात D का मान क्या है 30, तो यहाँ पे 30 लिखिए। अब इनका अनुपात क्या आया, थोड़ा मैं सही से लिख दूं, 15 अनुपात 30। अब हमको B अनुपात D चाहिए। अब यहाँ से कट जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1:2। अब देखिए B और D का अनुपात क्या है 1:2। तो 1:2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे, यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहले आपको अनुपात निकालना बताया, उसके बाद इसको शॉर्ट करके बताया। ठीक, तो इस तरह आप सवालों को हल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक बार सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने अगर नहीं लिखा है तो आप इसे नोट कर लीजिए। बस इसमें ध्यान क्या देना है, पहली बार में ऐसे पहली बार में ऐसे सीधे सीधे करना है, दूसरी बार में यहाँ से ऐसे लेके आना है और फिर यहाँ पे लेके आना है, फिर चौथी बार में फिर ऐसे। इसका और भी तरीका होता है, मैं थोड़ा और बताता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए इसी को हल कर देते हैं अनुपात बी का मान। अब देखिए एक बार थोड़ा और शॉर्टकट बताते हैं, हम थोड़ा मिटा लें, आप ध्यान से देखिए। हम इसको मिटा देते हैं। एक और भी तरीका होता है, वो भी बता ही दें यहीं पे। एक सेकंड वेट करिए, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा हो सकता है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, और वो अच्छा लगे तो आप वैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या रहता है, अब हम थोड़ा पेन का साइज पतला पेन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे A अनुपात B और क्या देखा B अनुपात C, तो यहाँ पे देखिए C लिख देते हैं और यहाँ पे हम D लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, A का मान 3 है, B का मान 5, तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे B के आगे 5 लिखिए। अगली बार में क्या कहा गया है, B का मान 3 है और C का मान 4, तो B का मान 3 कहा गया तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए अगली लाइन में। ठीक, और C का मान 4 है तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या कहा गया है, यही दे रखे हैं, आगे हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इनका तो अनुपात ऐसे लिख गया। अब हम ऐसे क्या करते हैं, जैसे ये जो 5 है ना, इनके आगे साइड में जो ये 5 5 ही उतार देंगे। 5 का मतलब जो भी संख्या रहे वही उतार देंगे। जैसे 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक, अब इसी तरह जैसे ये 4 है, इनके इस साइड खाली है उसमें 4 लिख देंगे, और ये जो 3 है इनके इस साइड जो ये संख्या है, ये वाली, यही वाला ऐसे उतार देंगे। ये 4 कहाँ से है, ये वाला 4 आ गया। ठीक, ये 2 जगह 5, जितनी भी जगह भरना होता है हम सब जगह इसके इधर इस साइड भर देंगे। जैसे राइट साइड ये वाला भर देंगे, और इधर अगर खाली जगह रहती तो ये वाला भर देते। ठीक, अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लीजिए, ऐसे 3 तियां 9, आपस में ऐसे गुणा। ठीक, और यहाँ पे 5 तियां 15 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 5 चौक 20, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक, अब कितना आया, कहीं गलती किए हैं का, ए अनुपात बी का मान 3:5, 3:5, बी अनुपात सी का मान 3:4, और सी अनुपात डी, सॉरी सी अनुपात डी तो हमने लिखा ही नहीं, वही गलती कर रहे थे। एक बार मिटाते हैं, तो एक सेकंड रुकिए, हमने जो छोड़ दिया था ना तीसरा पद, वही गलती कर रहे थे, वो कर देते हैं सही। देखिए ए अनुपात बी का मान 3:5, बी अनुपात सी का मान है 3:4, और सी अनुपात डी का भी तो दे रखा है, ये देखिए 2:3, वो तो लिखा ही नहीं, तो 2:3। अब देखिए ऐसे भर दीजिए, इनके आगे खाली जगह एक बच्ची है, इनके आगे 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। इनके आगे देखिए खाली जगह 5 है, 5 के आगे 2 जगह खाली है, तो यही वाला 5 2 जगह उतार देंगे। ठीक, यहाँ पे 5 उतार दिया। अब इनके आगे देखिए खाली जगह, इन 2 के आगे क्या है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और इन 3 के आगे यहाँ पे खाली जगह है, तो ये वाला,
जो मतलब पास में रहे वही वाला उतार देते हैं। आप ऐसे गुणा कर दिए, 3 तिया 9 दूनी 18 अनुपात 5 तिया 15 दूनी 30 अनुपात 5 चौक 20 दूनी, ऐसे गुणा कर रहे हैं, ऐसे 5 चौक 20 दूनी 40, यहाँ पे 5 चौक 20 तिया 60। अब देखिए इनको काट लीजिए, 2 से कट जाएगा तो 2 में 18 और 2 15 में 30 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक। तो वही आ गया, चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, हल हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हमने इसमें देखिए रेशो का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 क्या है? 22 में देखिए जीएस का प्रश्न है, 1998 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? खाली जगह में भरना है, तो कालीकट पहुंचा था, यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है और दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ट्रिप को लिखा गया PIRT। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा वर्ड इधर से इधर को उल्टा कर दिया गया। देखिए जैसे TRIP ऐसे लिखा गया। अब इन्होंने क्या किया, जैसे पी पहले इधर है लास्ट में, तो पी यहाँ पे लिख दिया, आई है आई लिख दिया, और देखिए आर ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। अगर देखें तो इधर से ट्रिप पढ़ा जा रहा है ना, तो इसी तरह आप देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग, देखिए इसका भी यही किया है और इसका भी यही किया है। तो माउंटेन का पूछा गया है, तो क्या करेंगे, माउंटेन को उल्टी तरफ से लिख देंगे, एन और IATNOU सॉरी यू है पहले, जैसे यू है ना, हमने उल्टा देख लिया, एन के बाद UOM, ठीक। देखिए यही वाला है NUOM। क्या करा, जैसे इधर से लिखा हुआ है और उधर से लिख दिया, तो ये वाला इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन दे रखा है सही, तो यहाँ पे हम इसका पहला ही ऑप्शन सही लगा देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, किसी आयताकार लान का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। उस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन इसमें आयत की ना लंबाई दी है ना चौड़ाई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा क्या है, 5:3। यानी अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई 3 होगी, अगर लंबाई 50 है तो चौड़ाई 30 होगी, ठीक। और आयताकार क्षेत्रफल का, आयताकार लान का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी अगर हम मान लेते हैं लंबाई L बराबर 5L है, ठीक। सॉरी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, लंबाई कितनी है, मान लेते हैं 5L। 5L क्यों मानी, क्योंकि अनुपात में 5 दे रखा है, और L इसलिए क्योंकि लंबाई है, और चौड़ाई को हमेशा क्या मानते हैं, B। तो मान लेते हैं चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 3B, ठीक। तो लंबाई है चौड़ाई है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 5L गुणा 3B बराबर है 7260, ठीक। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्या सुधार लेते हैं यहीं पे, या बाद में सुधारने से अच्छा यहीं सुधार लेते हैं। हम क्या मानेंगे, लंबाई मान लेते हैं 5L मान ली, चलिए ठीक है। तो चौड़ाई हम क्या मानेंगे, चौड़ाई हम 3L मान लेते हैं, ठीक। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये जो हमने माना है वो समान वैल्यू रहनी चाहिए, अनुपात में दे रखा है, तो एक 5L है तो दूसरी 3L, या अगर 5B मानेंगे तो इसे 3B मानेंगे, ठीक, क्योंकि इसका वर्गमूल होगा। अब देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 5L गुणा 3L बराबर 7260, यही होता है ना आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दे रखा है 7260। अब काटते हैं हम, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12,
3 दूनी 6 0। अब फिर 5 से काट दीजिए, कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है। तो 5 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 बचे तो 5 टू 40 और 5 चौक 20, यानी एल स्क्वायर बराबर 484। अब देखिए 484 का वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर का मान आया है, एल का तो नहीं, हमको एल निकालना है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। 484 का क्या आ जाएगा 22। अगर आपको वर्गमूल याद नहीं है तो आप निकालना सीखिए, जो और वीडियो में मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप ये वाला सवाल कर पाएंगे। ठीक है, 484 का वर्गमूल कितना हो गया 22, या 22 का वर्ग करेंगे तो 484। एल का मान आ गया 22, यानी अगर अब लंबाई देखा जाए तो 5 गुणा एल। अब यहाँ से लंबाई कितनी होगी 5 एल, यानी एल का मान 22, यानी 22 गुणा 5, यानी लंबाई हो जाएगी 110। देखिए एल का मान हम रखेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हम मिटा रहे हैं, एल का मान 22 रखेंगे। ठीक, तब ये लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे, एल बराबर 5 एल, 5 एल, एल का मतलब 22 आया, कितनी होगी 110। और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई 3 एल, यानी 3 गुणा एल का मान कितना 22 बराबर कितनी हो गई 66, यानी उस बगीचे की लंबाई 110 मीटर है और चौड़ाई 66 मीटर। ठीक, अब क्या कहा गया है, इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिमाप के बराबर है। तो देखिए आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2L प्लस बी, यानी 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है 110, चौड़ाई कितनी है 66, यानी 2 की गुणा इसमें कर दें और 2 की गुणा इसमें कर दें, तो इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप लिख देते हैं हम यहाँ पे, आयत का परिमाप, परिमाप मतलब चारों तरफ की माप कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, 110 प्लस 66 गुणा 2, 2L प्लस बी होता है, तो L का मान 110 आया, यानी लंबाई, बी का मान 66 आया और 2 से गुणा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 176, 176 गुणा 2। अब देखिए इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 2 छंग 12 के 2 और 2 सत्ते 14, एक 15 के 5 और 2 एकम 2 एक 3, 352, यानी आयत का परिमाप वो है कितना 352। अब आप इसे नोट कर लीजिए, आयत का परिमाप आ गया, हमको यही चाहिए था। ठीक, वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालने की। ठीक, तो आयत का जो परिमाप है वो क्या है 352 मीटर स्क्वायर, 352 है। ये कुछ हमने अलग बना दिया क्या। ठीक, ये आया आयत का परिमाप। और क्या कहा गया है कि आयत का परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। ठीक, इसी से आगे हल करते हैं। परिधि होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी, वृत्ताकार बगीचे की परिधि हमको पता है नहीं, कहा गया है कि इसके बराबर है, यानी परिधि 352 के बराबर, यानी परिधि 352 होगी। अब इससे हम क्या करेंगे, वृत्ताकार बगीचे की जो परिधि होती है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और इसमें देखिए टू तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई पाई का मान दे रखा है, आर का हम उससे मान निकाल लेंगे। उसके बाद वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रखेंगे, उससे हमारा मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं आर का मान निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर इसको रखेंगे कितना 352। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वृत्ताकार बगीचे की परिधि, परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, और परिधि कितनी आई 352 बराबर 2 गुणा 22/7, पाई का मान रख दिया, ये दे रखा है, और आर का मान निकाल लेते हैं। तो 11 दूनी 22 आ जाए 33, बच्चे 2, 11 दूनी 22, बच्चा क्या 4 बच्चा यहाँ पे 4, 4 अट्ठे 32, और बच्चा 7 इधर आ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे 56 बराबर आर, यानी त्रिज्या कितनी है उस वृत्ताकार बगीचे की 56 मीटर त्रिज्या हो गई। मीटर में हो तो मीटर में, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में दे रखा है सारा चीज, तो मीटर में त्रिज्या इतनी आ गई। अब हमको क्या निकालना है, वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल। वृत्ताकार बगीचे की हमने त्रिज्या निकाल ली, बाकी सब कुछ किया उसे छोड़ दीजिए। त्रिज्या निकाल ली, हम क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्या 56 याद रखिए, और क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। कोच की चाबी है क्या, कोच की चाबी, अभी कोच लॉक नहीं है।
पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई का मान 22/7 यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिटा लें, ऊपर यहाँ पे मिटा लेते हैं, पाई आर स्क्वायर रखेंगे। पाई का मान कितना दे रखा है 22/7, तो यहाँ पे हो गया 22/7, इसका मान इधर रख रहे हैं, गुणा आर का मान 56 गुणा 56, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार, अब यहाँ से गुणा काट दीजिए, 7×8 = 56। ठीक, बचा क्या 22 × 8 × 56। अब देखिए गुणा कर लीजिए। अब देखिए ऑप्शन अगर देखेंगे तो कहीं पे भी किसी में सबके लास्ट वाला ऑप्शन अलग है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 6 और 8 की गुणा, 6×2 = 48, यानी लास्ट में क्या आएगा 8, और 8×2 = 16, यानी लास्ट में क्या आएगा यूनिट डिजिट 6। तो 6 सिर्फ इसी में है, तो आप ऐसे ही मार सकते हैं। चाहो तो आप गुणा करिए, और नहीं गुणा करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऊपर क्या बचा 22 × 8 × 56। ठीक, क्योंकि 7×8 = 56 हो गया, तो ये वाला 8 आ गया। अब देखिए इनको गुणा कर सकते हैं, लास्ट वाला लीजिए, 8×2 = 16, 16 के 6 बनेंगे, अब 6×6 = 36, यानी लास्ट में जो इसमें 6 आए, तो लास्ट में 6 इसी पे है। तो इस तरह भी इस सवाल को हम तेजी से हल कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 पर, 25 में क्या दे रखा है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें कहा गया है रोहन अपने घर से विद्यालय जाने के लिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, चलना शुरू करता है। वह दक्षिण की ओर 100 मीटर चलता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच जाता है। विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, और नीचे लिखा है सभी मोड़ 90 डिग्री वाले हैं। तो देखिए जैसा वैसा कहा गया वैसे वैसे हम बनाते हैं। पेज पे हम आपको बता दें, पेज पे हमेशा ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, नीचे को हमने साउथ लिख लिया, उत्तर को नॉर्थ लिख दिया, और इधर की ओर पूरब ऐसे, और इधर पश्चिम होता है। ठीक, पश्चिम को वेस्ट लिखते हैं। इसी तरह हम सवाल को हल करेंगे, देखते हैं क्या उत्तर आता है। क्या कहा, वह दक्षिण की ओर 100 मीटर, मान लेते हैं ये वाला बिंदु है, यहाँ से दक्षिण की ओर नीचे चलेगा 100 मीटर। ठीक, अब कहा फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम देखिए इधर रहेगा पश्चिम, यहाँ पे रहा 25 पश्चिम। ठीक, कितना चलता है 50 मीटर। फिर 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए इधर से रहे तो दाईं किधर होगा ऊपर, मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, यानी यहाँ तक आ जाएगा 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर दाईं ओर मुड़कर चला, और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से दाईं इधर, और 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चला, यानी यहाँ पे आ गया, अपने विद्यालय पहुंच जाता है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली, कलर चेंज करके बताएं, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली 50। अब यानी विद्यालय ये रहा, घर कौन सा रहा ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 50। लेकिन दूरी तो पूछी नहीं, उसने पूछा क्या है, विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है। उसका घर ये रहा, विद्यालय ये रहा, तो 50 मीटर चला है, उत्तर पश्चिम में कैसे आ गया, देखते हैं एक बार, फिर से चित्र बनाते हैं, लग रहा है कुछ मिस्टेक हुई है। वह दक्षिण की ओर 100 मीटर चला, यहाँ पे 100 मीटर चल लिया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, यहाँ पे पश्चिम, और 50 मीटर चला, 50 मीटर हो गया। फिर दाईं ओर मुड़ा, यानी इधर, और 50 मीटर चला, यहाँ 50 मीटर चल गया, और अंत में अपनी दाईं ओर मुड़ा, यहाँ पे मुड़ा, और 100 मीटर चला, यानी 100 मीटर चला। अब देखिए अंत में उसने कहा 100 मीटर चला, हमने क्या 50 लिख दिया, तो यहाँ पे 100 मीटर चलेगा, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक, 100 मीटर चला, अब ये हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे उसका बिंदु है, अब यहीं पे सेंटर मान लेते हैं, तो यहाँ पे इधर क्या रहेगा ईस्ट, और इधर रहेगा वेस्ट, इधर नॉर्थ, और इधर साउथ, और इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पूछा है क्योंकि विद्यालय ये रहा, तो क्या होगा पश्चिम, इधर क्या है पूरब, और इधर क्या है पश्चिम, यानी पश्चिम और पूरब
क्या कहा गया है, विद्यालय से उसका घर किस दिशा में? सॉरी, उसने कहा विद्यालय, अब विद्यालय से पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे, हम विद्यालय से मानते हैं सीधे। विद्यालय, ये रहा विद्यालय, इससे किस दिशा, यहाँ पे सेंटर मानेंगे, तो यहाँ पे ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, यहाँ पे वेस्ट, और यहाँ पे ओ सॉरी वेस्ट नहीं, ये वाला ईस्ट हो गया, और ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ से ये किस दिशा में, ये वाला किस दिशा में, दूसरा कलर चेंज करके बताऊं, ये वाला पूछा घर। तो यहाँ से पूछे तो आप यहाँ से लगाइए, इसको सेंटर मानिए। घर से पूछता तो हम यहाँ से लगाते, ठीक। तो विद्यालय से पूछ रहा है तो यहाँ से ये वाली कौन सी दिशा में, ऊपर क्या है उत्तर, और इधर क्या है पश्चिम, वेस्ट। तो ये क्या है, विद्यालय से उत्तर पश्चिम दिशा में क्या, उसका घर। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। रीजनिंग का प्रश्न है, थोड़ा आसान है लेकिन कंफ्यूजन कर देगा। आपने अगर यहाँ से लगा लिया घर से, वो कह रहा है कि विद्यालय से, तो यहाँ को सेंटर मानिए, इसे मूल बिंदु मानिए। घर से पूछता तो यहाँ से लगाते, ठीक। इस तरह सवाल हल हो गया, कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। 26 में क्या दे रखा है, मई 1857 में खाली जगह के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये लखनऊ अवध के अंदर आता है, तो इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। इसमें क्या पूछा गया है, रीजनिंग का प्रश्न है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो हमको क्या करना, पहले जो कथन दे रखे हैं उनसे हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा निष्कर्ष उसका पालन करता है, ठीक। तो बनाते हैं। क्या कहा गया, कुछ सूटकेस पाउच हैं, तो कुछ, देखिए सूटकेस को खाली सा बना दीजिए ऐसे, सूटकेस क्या है पाउच, तो यहाँ पे पाउच बना दिया। कुछ बैग पर्स, अब देखिए बैग पर्स का इनसे कोई संबंध है नहीं, तो पहले इसको बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए सभी पाउच पर्स हैं, यानी सभी पाउच काय के अंदर आ जाएंगे, पर्स के अंदर। तो यहाँ पे पाउच है तो पा बना दिया, और पर्स तो यहाँ पे पर्स लिख दिया, ठीक। अब क्या कहा, कुछ बैग पर्स हैं, बाद में पढ़ेंगे बीच वाले को, पहले इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा। अब इसको कुछ बैग पर्स हैं, तो कुछ बैग यहाँ पे मान लीजिए बैग है, और सॉरी यहाँ पे, ठीक। कुछ बैग हमने पर्स के अंदर कर दिया। अब देखिए जैसा जैसा बना है वैसा है कि नहीं। निष्कर्ष में क्या पूछा, कुछ सूटकेस पर्स हैं, तो देखिए कुछ सूटकेस, सूटकेस का कुछ पार्ट आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट आ रहा है ना, कुछ सूटकेस पर्स के अंदर आ रहे हैं, हाँ, तो ये वाला कथन सही है। आगे देखिए कुछ पर्स बैग हैं, अब कुछ पर्स, हाँ देखिए कुछ पर्स का बैग में पार्ट जा रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है, कुछ पर्स बैग हैं। अब सभी पर्स पाउच हैं, सभी पर्स पाउच नहीं, अगर कहता यहाँ पे सभी पाउच पर्स हैं तब सही था। अब कहता सभी पर्स पाउच हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, और यही कहता कुछ पर्स पाउच हैं तो सही हो जाता, ठीक। तो यानी पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, यानी इस प्रश्न का पहला दूसरा देखते हैं काहे में दे रखा है, ठीक। देखिए केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा पालन करते हैं, ठीक था। थोड़ा जूम आउट करके दिखा देते हैं आपको, इस तरह आप पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाया है पूरा प्रश्न, तो देखिए आप सवाल अच्छे से हल हो रहा है। मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, तो मुझे रेलवे का थोड़ा एग्जाम का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आपको भी बढ़िया से बताऊँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमी रहे तो यार बताइए। मुझे ज़्यादा यूट्यूब का ज्ञान नहीं है, लेकिन पढ़ाने का थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। आप देखिए इसमें पढ़ते हैं, गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, कहाँ है, बीजापुर में, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 29 पर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे उगादी कहते हैं। यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। तो आप इन्हें ऐसे ही याद कर लीजिए, ये प्रश्न बार बार आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछा है? यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स है। क्या कहा? यदि संख्या के 75%, इसके 75%, 75% कैसे करेंगे? 75/100, 75% हो गया। या शॉर्टकट के लिए हम 75% को 75% ना लिखकर 3/4 लिख देते हैं। यानी हम इसे एक्स गुणा 3/4 भी लिख सकते थे। कैसे? 25 या 75, 25 चौका 100, इस तरह। ठीक, अब हमें ऐसे ऐसे ही लिखेंगे इसे। संख्या कौन सी है? एक्स, इसका 75% मतलब 3/4। ठीक, को संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे हम किसे जोड़ देंगे? 75 में। तो क्या है? तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है। मूल संख्या क्या माना? एक्स, यानी बराबर हो जाती है एक्स। ठीक, यही कह रहा है सवाल, हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन 4 को इधर गुणा कर देंगे और इधर गुणा कर देंगे। यानी 3x बराबर, सॉरी सही से लिखा नहीं है, इसे लिख रहे हैं 3x, इन 3 की गुणा कर लेंगे x में, प्लस इन 4 की 75 में गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 का 0, 7 28 2 30, और 4 की इधर x में हो जाएगी गुणा तो इधर हो जाएगा 4x। अब ये 3x को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस होके घट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 300 बराबर, इधर 4x में से 3x घटेगा तो क्या बचेगा? x। यानी मूल संख्या क्या आ गई? 300। वही पूछ रहा मूल संख्या, हमने x मानी थी, x का मान आ गया 300। यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। 31 नंबर पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को खाली जगह है के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये पॉलिटी का प्रश्न है, तो आपको इसे ऐसे ही याद कर लेना है। इसमें मैं कुछ आपको बता नहीं सकता एक्स्ट्रा। प्रश्न नंबर 32 में क्या है? त्रिपुरा के सत्यराम रियांग प्रसिद्ध, और यहाँ पे खाली जगह है, नर्तक हैं जिन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम क्या है? होजगिरी। यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 33, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर है? ये भरना यहाँ पे के अंतर्गत निहित है। तो अनुच्छेद नंबर 29, यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, इसमें रीजनिंग का प्रश्न है। रोहन ने अपने घर से पूरब की ओर चलना शुरू किया और 5 मीटर चलने के बाद, कि मान लेते ये वाला घर रहा, यहाँ 5 मीटर चला, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, देखिएगा बाद बाएं मुड़ गया। 5 से 15 मीटर चलने के बाद अब यहाँ पे इधर चला कितना? 15 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, यहाँ से यानी इधर दाएं मुड़ा, और 5 मीटर चला, यहाँ पे 5 मीटर चल गया, ये वाला 15 ऐसे है। 5 मीटर चलकर एक फूलों की दुकान पर पहुंच गया। यहाँ पे रही फूलों की दुकान, फूलों की दुकान के सापेक्ष उसका घर किस दिशा में है? तो देखिए उसका घर ये रहा, फूलों की दिशा के सापेक्ष पूछ रहा, तो यहाँ इसे मूल बिंदु मानेंगे। इधर हो गया ईस्ट, नीचे हो गया साउथ यानी दक्षिण, इधर हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, ऊपर हो गया नॉर्थ। तब यहाँ से ये वाला घर किधर, ये ऐसे पूछना है। तो इधर क्या होगा? देखिए साउथ और इधर वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, यानी साउथ मतलब दक्षिण, और और इधर क्या है? ये पश्चिम, साउथ वेस्ट में। ठीक, तो क्या लिखेंगे? दक्षिण पश्चिम। ठीक, यानी इस प्रश्न का इस तरह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है? तो देखिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका एक बार 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, 11 से फिर 13 से। असल में
इस तरह की संख्या को हम विभाज्य पूरी नहीं करते हैं, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर 2 नहीं होते तो 3 करके देख लेते हैं, और 3 नहीं होते तो 4 करके देख लेंगे। देखिए 4 करके देखिए, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 अट्ठू 56 और बचेंगे कितने 56 बचेंगे 4। जैसे ट्रिक के तौर पे तो लोग आपसे कहेंगे कि इनका एलसीएम निकाल लो, उससे डिवाइड करो। तो दोस्तों उससे तो और कठिन हो जाएगा, 11 13 की गुणा करेंगे फिर 7 से, तो काफी बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप एक एक करके डिवाइड करके देख लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक, इसमें कोई ट्रिक है नहीं, अब ट्रिक यही है कि इनका एलसीएम निकाल लीजिए, लेकिन एलसीएम निकाल के करेंगे तो और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम काफी बड़ा निकलेगा, उसके बाद इसे डिवाइड इतनी बड़ी संख्या से कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो एलसीएम के चक्कर में ना पड़ के ऑप्शन से कर लीजिए, डिवाइड कर करके देख लीजिए, वही ऑप्शन आपको पहला मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 वाला उसी तरह का सवाल है जो पहले भी निकाला था। इसमें क्या कहा गया है, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होती है, तथा जब इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना होगा? तो ठीक है, हम इसको हल करते हैं। थोड़ा हम सवाल को जूम कर दें, देखिए जूम कर दिया। अब आप इसे पढ़ लीजिए। अब मान लेते हैं भिन्न, क्या कहा, जब किसी भिन्न के अंश और हर, जैसे मान लेते हैं भिन्न है x/y, जो ऊपर वाला पार्ट रहता है x, इसे बोलते हैं अंश, और y को मानते हैं हर। ठीक, अब क्या कहा गया, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे एक जोड़ देते हैं, नीचे भी एक जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर, ये वाला हो गया। अब हम इसे हल कर लेते हैं, चलिए और पढ़ लेते हैं। जब इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाता है, उसे बाद में करेंगे, पहले इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे गुणा करेंगे और इसकी ऐसे गुणा करेंगे, तो 3 की x में गुणा 3x प्लस 3 की 1 में गुणा 3 बराबर, ये वाला बराबर का निशान, y की 2 में गुणा 2y, 1 की 2 में गुणा प्लस के 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस के 2y, 2y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 में से ये 3 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस 2 बचेगा क्या, माइनस का 1। तो इस तरह समीकरण बन जाएगी 1। इसी तरह अब आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। जब इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाए, यानी x बट्टे बाई, इसके अंश में से 2 घटा देते हैं और बाई में हर में से 2 घटा देते हैं, तो क्या, तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर कर ली। अब ऐसे इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, 2 की x में गुणा 2x माइनस 2 दूनी 4 बराबर, इधर देखिए बाई की 1 में गुणा बाई माइनस 2 एकम 2। ठीक, यहाँ पे आ जाएंगे 2। अब देखिए 2x और बाई इधर लाएंगे तो 2x माइनस बाई बराबर 4, उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 2 हैं, तो यानी 4 में से माइनस के 2 घटेंगे तो क्या बचेगा 2। ये समीकरण बन गई 2। क्या समीकरण बनी हमारी, एक 3x माइनस 2y बराबर 1 और दूसरी 2x माइनस बाई बराबर 2। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लें। कैसे करेंगे, मान लेते हैं इस वाली समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में हम 2 से अपनी अपने तरफ से गुणा कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, लिख लेना आप 4x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण इसे मान लेते हैं 3, 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1 और 3 को हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 4x माइनस 2y बराबर 4। हमने ऐसा क्यों किया, अब देखिए हम घटाने पर करेंगे, घटाने पर तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ बचेगा माइनस का x, क्योंकि 3x ऊपर प्लस है और 4x नीचे माइनस, तो यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर, यहाँ माइनस के 4 हो जाएंगे, तो माइनस के 4 और माइनस का 1, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये 4 प्लस का था अब हो जाएगा माइनस का। अब माइनस के 4 और ऊपर माइनस का 1, क्या हो जाएगा, माइनस के 5। तो इस तरह x का, अब देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए, तो x का मान आ गया 5, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, अब x की वैल्यू 5 आ गई, चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, चाहे यहाँ पे रख दीजिए, कहीं भी
x का मान रखकर y का मान निकाल सकते हैं। x का मान क्या है 5। अब यहाँ पे रख दें 2x माइनस वाई बराबर 2 में, इस समीकरण में हम रख देंगे। ठीक, x बराबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे हटाता हूँ। x बराबर 5 काय में रखना है 2x माइनस वाई बराबर 2 में। x बराबर 5 रखें, 5 माइनस वाई बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस वाई बराबर 2। वाई को साइड ले जाएंगे, 2 को इस तरफ लाएंगे तो 10 माइनस 8 बराबर वाई, सॉरी 10 माइनस 8 नहीं, 10 माइनस 2, 2 इस साइड आएगा और इधर बचेगा बाई, यानी बाई इधर बचेगा 8 बराबर बाई। अब बाई का मान आया 8 और x का मान आया 5। पूछा क्या गया है हर और अंश का योग, तो अंश कितना आया 5, हर कितना आया 8, दोनों का योग कितना आ जाएगा 8 और 5 13। तो इस प्रश्न का इस तरह चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सवाल बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन कैलकुलेशन है, बाकी कर सकते हैं आसानी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37 में क्या है, ए और पढ़ते हैं पहले प्रश्न को, इसे हटा दें, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 यानी ए 35,400 कमाता है और बी कमाता नहीं सॉरी खर्च करता है, बी 48,600 रुपये खर्च करता है, तो बी और ए की आय का अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक, ए और बी की आय का अंतर निकालना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लगभग 2 घंटे का हो चुका है। तो इस प्रश्न को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 2 रहेगा। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो का इंतजार करिए, कल या परसों में अगला वीडियो आ जाएगा। ये मेंस का पेपर है, आप ध्यान से देखते रहिए पूरी वीडियो। अगर आप इसका तैयारी करते रहेंगे एनटीपीसी की, तो आपको ग्रुप डी की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका एनटीपीसी तैयारी किया आपका क्लियर नहीं हुआ, तो ग्रुप डी का 100% क्लियर होना ही होना है। ठीक, चलिए प्रश्न को हम कल हल करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, थैंक यू।